जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज इस नए टॉपिक में देखिए, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड 2025-26 के लिए, जैसा कि आप लोग को पता है, हमने जीके जीएस सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का इसमें है। प्रीवियस ईयर इसमें हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का जो यूपी पुलिस में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि देखिए साथियों, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक हम उसको प्रीवियस ईयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पर उसका उस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सीरीज़ को आप लोग अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज लगभग हमने इसमें करंट अफेयर्स नहीं लिए हैं, बाकी सब क्वेश्चन है। आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा। देखिए आप लोग कितना कर पा रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसी उसी टॉपिक को हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो साथियों आइए हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, और जो आपको क्वेश्चन इसमें लगे नहीं आ रहा हमें, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करने के बाद जो है जितना भी आपका स्कोर आए उसको हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी है अमीश त्रिपाठी। तो ये देखिए पुस्तक और उसके लेखक से हैं। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरुंधति राय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम जान लेते हैं इनके बारे में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भारतीय लेखिका अरुंधति राय द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, देखिए इसको साथियों ध्यान दीजिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कार्यों में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम, फांसीवाद, फिक्सन शामिल है। ये सब इनकी जो है, ये इनकी बुक है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अरुंधति राय ये लेख क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के एक यानी फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी निचले सदन के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें मिसप्रिंट है, इसमें निचले सदन के जो अध्यक्ष हैं, इसमें आप लोग बताइए, इसमें उपराष्ट्रपति होगा, यानी इसमें उपराष्ट्रपति होगा। सी ऑप्शन कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। इसमें उपराष्ट्रपति है, क्या है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, इसके बारे में हम किस अनुच्छेद में है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 के फर्स्ट जो है बताते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होगा। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का हिस्सा होता है। इस प्रकार उसके पास दोहरी क्षमता है और वह दो अलग अलग कार्यालय रखता है। ठीक, देखिए अब ये तो हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में था। अब हम प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में क्या है, देखिए पहली बात तो प्रधानमंत्री के जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 में इनका उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री वह होता है जिससे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है। ये प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उनके कार्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वन लाइनर में डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सी इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियाँ नहीं है या कौन सी इसमें प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। तो पहला क्या है, भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है। दूसरा, उसे मंत्रियों की विभाग आवंटित करने का अधिकार है। तीसरा है, वह कैबिनेट का अध्यक्ष होता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए, वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है कौन, प्रधानमंत्री। देखिए, वह राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के जो मुख्य सलाहकार होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राष्ट्रपति करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। तो बताइए आप लोग, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यानी राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा मनाया जाता है ऑप्शन बी 12 जनवरी। ठीक, देखिए अब
किस क्यों मनाते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिन महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से यह दिन पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान आध्यात्मिक या किस व्यक्ति के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद। ठीक, देखिए सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों से प्रेरित कर देश का बेहतर भविष्य बनाना है, इसलिए ये माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो अब बताइए इसमें कौन सा अम्ल जो है सिरके में? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो बताइए इसमें से सिरके में क्या कौन सा अम्ल होता है? सिरके में जिससे आप लोग को पता है कौन सा अम्ल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक, देखिए एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। चूंकि एसिटिक एसिड प्राथमिक घटक मौजूद है, इसलिए सिरके का रासायनिक सूत्र वही है। ठीक, बनने वाले अधिकांश एसिटिक एसिड का उपयोग विनाइल एसीटेट मोनोमर को काटने के लिए किया जाता है, जो पेंट चिपकाने वाले पदार्थ जैसे पैकेजिंग, उसके बाद और बहुत कुछ टाइप करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। आमतौर पर एसिटिक एसिड का उत्पादन एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल या शर्करा के किण्वन से होता है। जो सिरके का उपयोग होता है, देखिए कैसे कहाँ होता है। सिरका का उपयोग आमतौर पर रसोई में भोजन तैयार करने, विशेष अचार बनाने वाले तरल पदार्थ विनेग्रेट और अन्य सलाद ड्रेसिंग में किया जाता है। जैसे यह गर्म सॉस, सरसों, केचप और मेयोनेज जैसे सॉस में एक घटक है। देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग जो है, इसका उपयोग क्या है? एसिटिक एसिड का को उसके जीवाणु रोधी गुणों के कारण एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। रेयान फाइबर का निर्माण, ये देखिए रेयान फाइबर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इतना जो है एसिटिक एसिड के बारे में था। ठीक, एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, या किसका उत्सव है? बताइए। हम्पी नृत्य जो है उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात? बताइए हम्पी यानी आप लोग को पता है कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। यानी हम्पी नृत्य जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में मनाया जाता है। अब हम्पी नृत्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला हम्पी उत्सव भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यानी कहाँ पर? कर्नाटक। यह उत्सव जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है, सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडहरों के बीच आयोजित किया जाता है। जब हम्पी उत्सव आयोजित होता है तो विजयनगर के पास स्थित हम्पी गांव मनमोहक संगीत, नृत्य और नाटक से भर जाता है। यानी हम्पी गांव भी है, हम्पी जो उत्सव। कर्नाटक सरकार हर साल उत्सव को आयोजन करती है। कठपुतली शो और जो है आतिशबाजी और शानदार जुलूस इस त्यौहार के कुछ अन्य आकर्षण है। यानी इस त्यौहार में ये होता है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो किसके बारे में है, किसके पास है? बताइए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये ऑप्शन बी है योजना मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो ये किसके पास है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली, मैसूर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी बाल कल्याण, बालक के लिए बताइए जो कुछ भी है, अगर आपातकालीन हो रहा है तो आपातकालीन घटना घट रही है तो आप किस नंबर पे कॉल करेंगे? तो ये ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1098, ऑप्शन सी है 114, ऑप्शन डी है 194। तो इसका आंसर हो जाएगा 1098, ऑप्शन बी 1098। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? यानी कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? बताइए ऑप्शन देख के। ऑप्शन ए डीजीपी, ऑप्शन बी है पीएसआई, ऑप्शन सी है एएसपी, ऑप्शन डी है डीएसपी। तो इसमें कौन है? यानी हमारे डीजीपी पुलिस महानिदेशक जो हैं यही होते हैं सर्वोच्च अधिकारी। चलिए
अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सरकार का वह खाता सम्मिलित होता है जो केवल चालू वित्तीय वर्ष में से संबंधित होता है? बताइए, इस देख लिया ऑप्शन, देखिए बताइए। यानी इसका हो जाएगा हमारा राजस्व बजट या राजस्व घाटा, राजस्व बजट के अंतर्गत आता है। देखिए, एक बजट प्रलेख जो एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को राजस्व प्राप्तियां, आय और राजस्व व्यय से संबंधित होता है तो उसे राजस्व बजट कहा जाता है। यह सरकार के दिन प्रतिदिन के संचालन और खर्चों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें वेतन, सहायकी, रख रखाव, लगाव और अन्य परिचालन व्यय जैसी वस्तुएं शामिल है। राजस्व बजट में पूंजीगत व्यय और दीर्घकालीन निवेश शामिल नहीं होते हैं, जो पूंजीगत बजट में शामिल होते हैं। जैसा कि देखिए आप लोग, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से, यानी अर्थशास्त्र भी, इकोनॉमिक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मथुरा के पास गिरा हुआ क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में, मठ है वहाँ पर, मठ के एक मंदिर में किन शासकों को विशाल मूर्तियों द्वारा स्थापित की गई है? यानी जो मथुरा के पास मठ मंदिर है, तो वहाँ पर कौन सा, किस शासक द्वारा उसमें मंदिर का निर्माण, मूर्तियाँ स्थापित की गई थी? तो ये था कुषाण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण वंश। देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड रेडिंग। तो बंगाल विभाजन 1905 किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय कौन थे? बंगाल विभाजन समय वायसराय कौन थे? तो हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक, ऑप्शन बी। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियों या फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन, कि मत्स्य पालन, कि अंगूर की खेती, कि उद्यान कृषि? तो आप लोग बताइए। देखिए, कृषि से ये है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उद्यान कृषि। चलिए अगला देखिए, पहली बात उद्यान कृषि के बारे में जान लेते हैं। उद्यान कृषि उच्च मूल्य गहन खेती वाले भोजन और सजावटी पौधों के विकास, टिकाऊ उत्पाद, विपणन और उपयोग के लिए उपयोग का विज्ञान और कला है। बागवानी फसलें विविध हैं, जिसमें वार्षिक और बारहमासी प्रजातियां, स्वादिष्ट फल और सब्जियां और रसजावटी आंतरिक और परिदृश्य पौधे शामिल है। यानी बागवानी फसलें ऐसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद उद्यान कृषि फूलों, फलों और सब्जियों और सजावट के आकृष्ट के लिए पौधों का उगाना है। उद्यान कृषि उद्योग को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: फल कृषि विज्ञान, सब्जी उत्पादन और सजावटी उद्यान कृषि। फल कृषि विज्ञान फल और अखरोट की फसलों का रोपण, कटाई, भंडारण और उसके बाद प्रसंस्करण और विपणन। देखिए, सब्जी उत्पादन में सब्जी फसलों का रोपण, कटाई, भंडारण, ये प्रसंस्करण और विपणन शामिल है। यानी हमारा ये सीधा सीधा करने का मतलब है कि देखिए, पूछने का मतलब है कि ये किस में, किस खेती में किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, उद्यान कृषि में किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? यानी अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को नाम से जाना जाता है? तो मुंबई, कोच्चि, मरमगाओ की कोलकाता। तो बताइए आप लोग, किसको जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अरब सागर की रानी कोच्चि के बंदरगाह को जाना जाता है। देखिए, कोच्चि का जो बंदरगाह है, अरब सागर की रानी, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी से भारत के पश्चिमी तट पर प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। 1503 में पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा कब्जा किया गया कोच्चि औपनिवेशिक भारत में यूरोपीय उपनिवेशकों में से पहला था। देखिए, कोच्चि के बारे में यह एर्नाकुलम जिले का एक हिस्सा है। कोच्चि औपनिवेशिक भारत में यूरोपीय उपनिवेशकों में से पहला था। ये 1530 तक पुर्तगालियों की मुख्य सीट बनी थी। इसे केरल की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि केरल का उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। ठीक, ये ध्यान दीजिए, केरल की न्यायिक राजधानी कहाँ? कोच्चि में है। केरल का उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। और देख लिए कुछ और हैं। देखिए, मारमागाहो बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क के निर्यातक बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह, जो हुगली नदी से होकर गुजरता है। इसकी 2 गोदी प्रणालियाँ, जिससे विविध भारत के लिए कोलकाता और थोक भारत के लिए हल्दियाँ पूर्वी भारत के आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है। ठीक, मुंबई बंदरगाह के बारे में देखिए, यह बंदरगाह 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाह था। इसे भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रवेश के द्वार के रूप में किससे जाना जाता है, इस बंदरगाह को? तो मुंबई बंदरगाह को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो बताइए। यानी देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। यानी 2011 की जनगणना कितने चरणों में होती? 2 चरणों में होती। देखिए 16वां क्वेश्चन, मोगाहो गुफाएं, जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये चीन में स्थित है। बौद्ध धर्म ज़्यादातर चीनी में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश बताइए, कुंभ मेला किसमें? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ऑप्शन बी कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती। ऑप्शन सी नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी है तापी और नर्मदा। तो आप लोग को पता है किस में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। कहाँ पर? प्रयागराज में। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज शहर में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, कुंभ मेला पूरे भारत में 4 विशिष्ट स्थानों पर लगता है, प्रत्येक का अपना महत्व है। हरिद्वार में एक लगता है,
हरिद्वार यानी उत्तराखंड में। वह स्थान पवित्र गंगा नदी के किनारे, ये जो स्थान है कहाँ पर है, पवित्र गंगा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन करता है। प्रयागराज यानी जो पूर्व में इलाहाबाद था, उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाने वाला यह शहर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर कुंभ मेले का गवाह बनता है। नासिक में देखिए, महाराष्ट्र यानी यहाँ कुंभ मेला गोदावरी नदी किनारे मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म का की एक और पवित्र नदी है। उज्जैन मध्य प्रदेश, यह शहर शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन करता है। यानी देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 4 जगह यहाँ पर लगता है ये कुंभ मेला। कुंभ मेला आस्था, समुदाय और पवित्र नदियों में अनुष्ठानिक स्नान के अनूठे संगम का प्रतीक है। ठीक, देखिए एक चीज़ ये ध्यान लीजिए, कुंभ मेला एक विशिष्ट ज्योतिष चक्र के अनुसार मनाया जाता है, जो प्रत्येक स्थान पर लगभग 12 वर्ष, जो कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में लगता है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक 144 वर्ष में प्रत्येक स्थान पर एक बड़ा और अधिक विस्तृत महाकुंभ मेला होता है। जो महाकुंभ होता है 144 वर्ष बाद, और कुंभ जो होता है हर 12 साल के बाद लगता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि कुंभ कितने सालों के बाद लगता है और महाकुंभ कितने सालों के बाद लगता है। तो महाकुंभ 144 साल और कुंभ जो है 12 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप बताइए इसमें किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उद्योग में। चलिए, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो दुधवा बताइए कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लखीमपुर खीरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नामकरण बदल दिया गया, और इसका नाम अब बदल कर क्या है, यानी इसका कहने का मतलब 2006 में जो मानवाधिकार था आयोग, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग, उसके बाद ऑप्शन डी है मानवतावादी आयोग। तो इसका नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मानवाधिकार परिषद। देखिए 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और इसका नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। इस कदम का उद्देश्य विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में की प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं और आलोचनाओं को संबोधित करते हैं। ठीक, देखिए एनआईए का फुल फॉर्म बताइए। अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एनआईए का फुल फॉर्म क्या है। तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए इजराइल एक ऑपरेशन के बारे में है, यानी इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन जो है चालू किया गया था। इसका कहने मतलब जो इजराइल हमास संघर्ष जब युद्ध चल रहा था तो भारत को नागरिक निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चालू किया था, तो ऑपरेशन अजय था। कौन था, ऑपरेशन अजय, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय। ठीक, चलिए अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के जो गवर्नर थे यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन थे। तो बताइए कौन थे, यानी इसके ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत करने का समय सीमा क्या है। जैसे कोई ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी या पैसे कुछ भी अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है तो कितने समय के इसमें हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत करने की समय सीमा क्या है, तो ये 24 घंटे के अंदर क्या है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। चलिए अगला, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया, यानी जीएसटी के बारे में देखिए। वो तो इसके पहले साइबर था, साइबर अपराध, अब यहाँ पर देखिए जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी कब से लागू किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2017, 2015, 2021 कि 2019। तो इसका जीएसटी आप लोग को पता है कि कब लागू है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2017 में लागू हुआ है। जीएसटी के बारे में पूरा देख लेते हैं। देखिए जीएसटी हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यानी ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है और ये केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था कब, 2000 में। इसका उद्देश्य प्रचलित जटिल और खंडित कर संरचना को एक एकीकृत प्रणाली से बदलना था, जो अनुपालन को सरल बनाएगी और कर के बोझ को कम करेगी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगी। इसका मतलब इसका ये मतलब है। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वर्षों के विचार विमर्श और बातचीत के बाद संविधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014
संसद में पेश किया। यानी कब ये कौन सा संशोधन हुआ, देखिए 122वां, और कब पेश हुआ था, 2014 में संसद में पेश हुआ। उसके बाद विधेयक को आवश्यक संख्या में राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया तथा और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी अधिनियम ये कब बना, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ। और यहाँ पर जो था ये संविधान संशोधन था, विधेयक जो था 122वां था, लेकिन जो ये अधिनियम था 101वां नंबर था। ठीक, 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय और राज्य करों को के जटिल जाल की जगह जीएसटी कर दिया गया। यानी पहले क्या था, पहले हमारा केंद्र और राज्य का दोनों का अलग चलता था, तो अब उसी के वैट जो था, क्या नाम था, वैट, अब उसी के स्थान पर क्या आ गया, हमारा जीएसटी आ गया। तो भारतीय जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के जैसे 5%, 12%, 18% और 28% है सहित विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। तो जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी हम लोग की फायदा, एक नुकसान आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? अगला क्वेश्चन है, क्यात जो है किसकी आधिकारिक मुद्रा है, यानी हमारे देश राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए, श्रीलंका, म्यांमार, टर्की, और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो क्यात किसकी मुद्रा है? क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। चलिए म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। क्यात शब्द की उत्पत्ति, प्राचीन वर्मी इकाई क्या था, देखिए ये सब हमें नहीं जानना है, ये हमें जानना है क्यात म्यांमार की मुद्रा। और एक चीज़ ये जानिए, राजधानी इसकी क्या होती है, नेपिडा। म्यांमार की राजधानी क्या होती है, नेपिडा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर यांगून, जो रंगून जिसका नाम है, मुख्य धर्म जो है बौद्ध धर्म यहाँ पर है। और एक चीज़ जान, श्रीलंका, देखिए श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये श्रीलंकन रुपया है। क्या है, श्रीलंकन रुपया। उसके बाद टर्की का क्या है, टर्किश लीरा। अफगानिस्तान क्या है, अफगान। चलिए अगला, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसमें इस शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन एकदम दिवस से आ गया। बताइए, 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई कि 14 सितंबर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी के, यानी ऑप्शन ए 24 जनवरी। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता, स्वस्थ शिशुलिंग अनुपात, बालिकाओं के अधिकार, बालिका शिक्षा के महत्व, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक बढ़ाना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025, मतलब ये तो इससे नहीं मतलब, हमारे 2026 का ध्यान देना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। ये हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? यानी मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें बताना सैन्य पुरस्कार भारत का कौन सा है। अशोक, ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो होता है हमारा, बताइए इसमें से कौन सा है, यानी हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी परमवीर चक्र। चलिए देखिए, परमवीर चक्र के बारे में जान लेते हैं। ये युद्ध के दौरान वीरता की विशिष्ट कृत्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है, कि दिए जाने वाला सैन्य जो है सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र। इसे सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र यानी पीवीसी के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये मेजर सोमनाथ शर्मा जो परमवीर चक्र जो पहले पाए थे। ठीक, तो ये था हमारा पूरा ये 2024 का प्रीवियस ईयर, 18 का सेकंड शिफ्ट का। आप लोग को अगर ये देख अगर आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। जितना आपको स्कोर है बताइएगा, और जो टॉपिक है देखिए, जो टॉपिक आप लोग को नहीं आ रहा है उसको आप लोग अपने से भी नोट कर लीजिए। और हम जब इसको हम पढ़ाएंगे, अभी एक सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम अच्छे से उसका पूरा थ्योरी वाइज कवर कर लेंगे, तो हमारा वो भी टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।